नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आनंद कुमार शर्मा ने नगर निगम प्रशासक का दायित्व संभाला। विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति ने शासन से की मांग। बदमाश दुर्लभ कश्यप हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। अमलतास हॉस्पिटल मरीजों के लिए बनता जा रहा मौत का घर। मध्य प्रदेश में सभी जिलों में नगर निगम बोर्ड समाप्त होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी ने पदभार ग्रहण किया। वहीं उज्जैन में नगर पालिका निगम में भाजपा का बोर्ड गुरुवार को समाप्त होने के बाद संभाग आयुक्त आनंद कुमार शर्मा ने नगर निगम प्रशासक का दायित्व संभाला। पदभार ग्रहण समारोह में उपायुक्त मनोज पाठक, सुबोध जैन, प्रदीप सेन आदि अधिकारी ने शर्मा को शुभकामनाएं दी। आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में विकास के साथ साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर को सैनिटाइज और स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास लगातार किया जाएगा। वहीं सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का काम भी नगर निगम प्रशासक की तरफ से किया जाएगा। उज्जैन से मयंक गुजर की रिपोर्ट। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, अस्थायी तौर पे, जब तक नई परिषद नहीं आ जाती। तो ये इस नियम और प्रक्रियाओं के तहत है। ऑलरेडी नगर निगम अपनी फुल स्विंग में काम कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। हम ये देखेंगे कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहले आसानी से कैसे हों। ये समय कोविड का समय भी चल रहा है, तो दोहरी दायित्व है हमारी। विकास के साथ साथ हमको अपने कोविड की बीमारियों से लड़ने के लिए भी नगर निगम का बहुत अहम रोल है। आज ही मुझे कमिश्नर ने बताया कि जो स्वास्थ्य के हमारे कर्मी थे उन्होंने उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित भी किया है। ये लड़ाई दोनों फ्रंटों पर जारी रहेगी। विकास के रास्ते भी हम लोग को जो काम करने हैं वो करना है, जब तक नई परिषद आके फुल फ्लैश अपना कार्यभार में नहीं करें। सर, योजनाओं का किस तरह का लाभ मिलेगा? कुछ अंतर आएगा क्या योजनाओं में? प्रशासन की योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा? देखिए, अंतर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शासन की सभी योजनाओं का लाभ तो जनता को मिलना चाहिए। उसमें और क्या किया जा सकते हैं, कहीं कोई बाधाएं हैं तो उनको बैठ के हल करके निकाल करके और उसको विकास की ओर प्रवृत्त करेंगे। सर, वार्डों में प्रतिनिधि नहीं है तो वार्डों के लिए किस तरह की योजना आपकी रहेगी? देखिए, वार्डों में प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन एक समग्र विकास के लिए हम कुछ न कुछ सिस्टम ऐसा रखे हुए हैं जिससे हमको फीडबैक्स मिलते हैं। तो उन सब के आधार पर ही हम ये अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। सर, किसी अधिकारी को वार्डों की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी के रूप में ली जाएगी? ऑलरेडी जेडोज तो हैं, उनको और नीचे तक किस तरह से दिखा जा सकेगा इसके बारे में विचार करेंगे। विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति ग्वालियर ने शासन से मांग की है कि कोरोना काल में किसी भी शादी में कम से कम 500 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाए। पत्रकार वार्ता में उक्ताशय की जानकारी समिति के संरक्षक अशोक बांदिल ने दी। बुधवार को विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति ग्वालियर के आयोजित पत्रकारिता में टेंट, कर्टन्स, हलवाई, इवेंट, फ्लावर, लाइट और बेड एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के संरक्षक अशोक ने कहा कि विवाह व्यवसाय संकट में है, इससे कोई व्यवसाय और बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। उन्होंने शासन से मांग की है कि किसी भी विवाह में कम से कम 500 व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति दी जाए। अनुमति तुरंत दी जाए क्योंकि आगामी महीने से विवाह शुरू होने जा रहे हैं। साथ ही पिछले 6 महीने के बिजली बिल भी माफ किए जाए। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। ताकि आप सबको विदित भी है कि इस कोरोना महामारी में अनेक व्यवसायों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उसी में हमारा विवाह व्यवसाय के जितने साथी हैं सभी आजकल परेशान हैं और कोई इनकम ना होने के कारण लगातार हमारी स्थिति ऐसे घाटे की तरफ जा रही है जिसमें हमारे आगे व्यापार कैसे होगा, इस चिंता में हमारे व्यवसायी परेशान हैं। हमने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए 2-4 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया है और हमारी प्रमुख मांग यह है कि कम से कम 500 लोगों का आयोजन करने की परमिशन प्रदान करे प्रशासन, जिससे कि लोगों के शादी विवाह भी आनंद के संग संपन्न हो। और 500 लोगों में हम जानते हैं मैरिज गार्डन में बहुत जगह होती है, तो वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का भी
कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। हालांकि हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि शासन के जो भी नियम है वो सारे मैरिज हाउस वाले, सारे हमारे आयोजनकर्ता भी फुलफिल करेंगे। मतलब मशीन भी लगाएंगे सैनिटाइज करने की, मास्क भी बांटेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से भी रहेंगी। लेकिन शासन हमको अनुमति इसलिए प्रदान करे कि नवंबर माह में विवाह संपन्न होने जा रहे हैं, और अब चूँकि समय नहीं बचा है, तो यदि वो अभी से इस बात को स्पष्ट कर देगा तो हम नवंबर की बुकिंग लेने में सक्षम हो जाएंगे। हमने जो अपने जो लेबर के लोगों को जो अपना एडवांस वगैरह फंसाया हुआ है, वो भी हमारा डूबने की हमको आशंका लगातार बनी रहती है। इसलिए हमको शासन तुरंत करके 500 लोगों को ये आयोजन करने की परमिशन प्रदान करे, जिससे कि आगे नवंबर में उनके विवाह भी सुविधापूर्वक तरीके से संपन्न हो सकें, ऐसी हमारी मांग है। यहाँ तक पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधीक्षक सविता सोहाने ने खुलासा करते हुए बताया कि 7 नवंबर की रात 1:30 बजे जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के हेलाबाड़ी मोहल्ला स्थित मौलाना की किराना दुकान के सामने बदमाश दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने गया था। मौलाना की दुकान में सिगरेट लेते समय वहीं पर खड़े शाहनवाज शादब रमीज से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया था। उसी के बाद दुर्लभ कश्यप ने पिस्टल निकाली और फायर करने लगे। गोली शाहनवाज के गले में लगी। उसके तुरंत बाद शादब रमीज और उनके साथी ने मिलकर दुर्लभ कश्यप के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया था। उसे घेर कर मार डाला, साथ ही मौके से भाग गए। दोनों पक्षों से कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के साथ 4 चाकू, 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। उज्जैन से मयंक गुजर की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला जैसा आपको पता है कि 6 और 7 की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे इन लोग दुर्लभ और शहदाब, शहनवाज और उनके साथियों के साथ में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें दुर्लभ की मौत मौके पर ही हो गई थी और शहनवाज अभी इंदौर में इलाजरत है। इसमें दोनों पूरे घटनाक्रम में 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, एक 302 का और एक 307 का। तो आज जो आपकी जीवाजी नगर थाने की पुलिस है, उन्होंने कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज उसी में 4 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 4 चाकू जब्त भी किए गए और 3 दोपहिया वाहन जब्त हुए हैं। इसमें अभी तक 307 के मोहित को छोड़ के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 302 में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। शेष अभी इसमें आरोपी शेष हैं। बालाघाट में घटिया और अमानक चावल पीडीएस और गोदामों में भंडार बना और वितरण के मामले में बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि इस मामले के जांच एजेंसी EOW नियुक्त हुई है। उन्होंने जांच शुरू कर दी है, जिसके चलते बालाघाट पुलिस अब इस मामले में जांच नहीं करेगी। बता दें कि घटिया और अमानक चावल परोसे जाने के मामले में बालाघाट कलेक्टर ने 18 मिल्स और 9 विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को भी जांच करने के लिए मतलब प्रक्रिया कर रही थी पुलिस। अब क्या किस तरह की स्थिति, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आज? इसमें जैसा कि आपको ज्ञात हुआ कि EOW की टीम ने जांच अपने हाथ में ले ली है, तो वो अपनी जांच अनुसार का अवलोकन करके जो भी कार्रवाई आगे होगी उनके द्वारा की जा रही है। मतलब पुलिस विभाग न करते हुए EOW करेगी जांच पूरा? जी हाँ, पुलिस विभाग का एक एक्सटेंशन है। विभाग पुलिस में मतलब एक एजेंसी है जो इसी काम के लिए, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए स्पेशलाइज करती है, और वो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उनकी स्पेशल कैपेसिटीज़ हैं इस एरिया में, इसी कारण से उनके द्वारा जांच की जा रही है। देवास जिले में कोरोना मरीज के इलाज के लिए अमलतास हॉस्पिटल सेंटर बन गया है, लेकिन अब यही मरीजों के लिए मौत का घर बनते जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 3 मरीजों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देर रात ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो जाने की वजह से हॉस्पिटल में मौत का तांडव मच गया था, जिसकी वजह से लगभग 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। परिजनों द्वारा प्रबंधन से बार बार कहा गया कि सिलेंडर की व्यवस्था करवाई जाए, लेकिन उन्हें यही जवाब दिया गया कि सिलेंडर भोपाल से आ रहा है।
लेकिन पूरी रात कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच सिलेंडरों की व्यवस्था हो पाई। इस घटनाक्रम के संबंध में हॉस्पिटल से कुछ ऑडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें मरीजों के परिजन हॉस्पिटल प्रबंधन के अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। गौरतलब रहे कि पूर्व में भी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की कई प्रकार की शिकायतें सामने आई है। इस संपूर्ण मामले में कहीं ना कहीं देवास जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशाना लगता है। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। जो परसों भी कुछ मौतें हुई थी और रोज़ाना कुछ मौतें हो रही है, जिसे चुपचाप दबा दिया जाता है। और आज भी कलेक्टर खुद यहाँ पहुँचे थे। लोगों का कहना है कि उनके जो परिजनों की मौत है जो ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण हुई है, डेली हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण नहीं हुई है, इनकी डेट 5 बजे के पहले आ गई थी। थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी अभी 10-15 मिनट के लिए ऑक्सीजन के लिए। बाकी ये जो देते हुए इनको पहले से भी कुछ बीमारी थी, उसके कारण परिजनों का आरोप रहा है कि सिलेंडर खत्म होने के दौरान ही इनकी मौत हुई है और उस दिन भी यही सेम प्रक्रिया थी। तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं अस्पताल जो है अपने आप की जो गलतियाँ नहीं छुपा रहा है? थोड़ी देर के लिए आई थी, इसके लिए हमने शिकायत भी की है प्रशासन को भी कि जो सप्लायर हैं वो टाइम से हम पर सिलेंडर पहुँचाएँ। कितनी मौतें हो चुकी कुल अभी तक? अभी 3 मौतें हुई हैं। आज की नहीं, इससे पहले भी कुछ मौतें हुई है। सलंग 8 दिनों में कितनी मौतें हुई है? अभी इतनी नहीं हुई है, जो 17 हुई थी। 17 हुई है। लगातार यहाँ की कार्य प्रणाली पर यहाँ जो मरीज रहते हैं उनके परिजन आप बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं भयंकर लापरवाही है। आदमी कोरोना से ठीक हो सकता है, लेकिन अमलताज में जाने के बाद उसके आने की कोई संभावना नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है मरीजों को ठीक करने में। क्या नाम है आपके अस्पताल में ये अपना कट कर लो, हुई थी देर रात पर यहाँ पर, और क्या समस्या है? सर यहाँ ऑक्सीजन की बहुत समस्या है। जो भी डेट हो रही है सिर्फ ऑक्सीजन कारण ही हो रही है। और यहाँ लापरवाही बहुत है, स्टाफ की भी लापरवाही बहुत है और यहाँ पर देखभाल नहीं हो पा रही है। कितने लोगों की मृत्यु हुई रात को? यहाँ 3 लोग की ऑक्सीजन कारण ही डेट हो गई है। सुबह कलेक्टर साहब यहाँ पर पहुँचे थे, क्या आश्वासन दिया था? कलेक्टर साहब ने हाँ कि हम करेंगे व्यवस्था, ये ऑक्सीजन करेंगे, पर यहाँ व्यवस्था बिल्कुल नाम मात्र नहीं है। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे पा रहा है? प्रशासन की पूरा लापरवाही है, पूरी प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन बिल्कुल यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, कलेक्टर साहब के जाने के बाद आपको यहाँ की जो अव्यवस्थाएं थी उसमें कोई परिवर्तन नजर आया या वैसी है? कुछ भी परिवर्तन नहीं लगा, कुछ भी जो फॉर्मेलिटी निभाई और कुछ नहीं। मतलब परिजनों का भी, मृतक के परिजनों का भी यही कहना है कि ऑक्सीजन से मौत हुई है। ऑक्सीजन कारण ही हो रही है, जो भी हो रही है ऑक्सीजन। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ देखभाल की व्यवस्था कुछ नहीं। आपका नाम? ठीक है। देर रात 3 मौतें हुई हैं, किस कारण हुई है और क्या घटना है? भैया मेरे भाई की भी यहाँ परसों के रोज शाम के डेट हुई है। जो शरद धुरिया नाम था, एमजी हॉस्पिटल में ड्रेसर के पद पे थे। अस्पताल के आदमी के स्टाफ की भी केयर नहीं कर रहे। यहाँ पे ना ऑक्सीजन था, ना कोई कर्मचारी अवेलेबल था। हमारा बहुत बड़े अधिकारियों से भी बातचीत हुई, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। और सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब सिर्फ लापरवाही पूर्ण पेशेंट को रखा जा रहा है और लापरवाही पूर्ण अपने को बाहर भगा देते हैं। अपन कुछ भी चीज़ ला के दे दो, उसके बाद कब लगी नहीं लगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं लाया था 5600 रुपये का एक इंजेक्शन, 40,000 रुपये का इंजेक्शन लाया मैं, लेकिन मैंने स्टाफ को दिया, मालिक जाने उनने लगाया नहीं लगाया, और कोई भी देखने को तैयार नहीं है। और अपन पेशेंट से मिलने जाओ तो मिलने भी नहीं देते हैं कि भैया कहते हैं अच्छा पेशेंट है। ना ऑक्सीजन मिल रहा है। हमारे को आखिरी में बोला गया कि अब ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन खत्म हो गया, तब हम कहाँ से लाएंगे? हम जो कर सकते तो सब करा हमने, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल प्रशासन की वजह से मेरे भाई की मौत हुई है, इनकी लापरवाही की वजह से। आज भी कुछ मौतें हुई है देर रात में, कितनी मौतें हुई हैं? आज 3 हुई रात में। और आपके भाई की ये वक्त कितने समय की, कितने लोग? परसों की रोज, उस दिन 4 हुई थी, जो प्रशासन बताता ही नहीं। कितने लोग को मार के बंद करके ना पैक करके ऐसी पार्सल कर देता जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। अच्छा, आप जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली पे क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की बहुत भयंकर लापरवाही है। कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। बाहर के मरीजों भी परेशान हो रहे हैं, प्रॉपर देवास के मरीज भी परेशान हो रहे हैं। देवास के मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं। सीधे अगर सरकारी अस्पताल से आता है यहाँ पे तो उसको लेके पटक देते हैं और उसके बाद परिवार वालों को बाहर कर दिया जाता है। परिवार वाले तो केयर कर ही नहीं पाते, क्योंकि कोरोना की वजह से आप उनको अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ का स्टाफ भी उसको केयर नहीं करता है। ना लेब वाले केयर करते हैं, ना अटेंडर केयर करते हैं, ना इंजेक्शन लगाने वाले केयर करते हैं। और अधिकारी तो आते ही नहीं, आते हैं तो खाली उनसे बोलो तो सुना इधर न जाए उधर। आप क्या मानते हैं जिला प्रशासन यहाँ पे इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है?
जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। इसका कारण तो ये वही जाने कि क्या प्रॉब्लम है उनको, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण धुरिया है। नागदा में बुधवार को कांग्रेस ने चुनरी कलश यात्रा निकाली। कांग्रेस की आयोजित यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व जल संसाधन मंत्री हनी बघेल की स्वीकृति नर्मदा योजना को लेकर आभार प्रदर्शन के लिए आयोजित की गई थी। यात्रा जन 101 गांव में नर्मदा का आगमन होगा, वहां चुनरी कलश यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही ग्रामीण 21,000 हस्ताक्षर युक्त आभार पत्र भी भेजेंगे। नागदा में हनुमान मंदिर से चुनरी कलश यात्रा प्रारंभ हुई। नगर भ्रमण के बाद मां चामुंडा मंदिर पर संपन्न हुआ। यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। यात्रा में विधायक प्रताप ग्रेवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह, गौतम कमल पटेल आदि उपस्थित थे। यह यात्रा विशेष रूप से 101 गांव में जाएगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री को भेजे जाने वाले आभार पत्रक का लोकार्पण भी किया गया। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। गई है वहीं नर्मदा को लेकर भाजपा भी कह रही है कि ये शिवराज सरकार की उपलब्धि है। ऐसे में आप यात्रा के प्रभारी हैं, तो नर्मदा यात्रा को लेकर क्या स्थिति है कि कांग्रेस या बीजेपी में से श्रेय की जो होड़ है, ये होड़ है कि यह वास्तव में नर्मदा का स्वागत किया जा रहा है? आप देखिए, हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे, खेत खेत नर्मदे। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने बदनावर के 101 गांव में जल मां नर्मदा का पवित्र जल पहुंचाने के लिए दिनांक 17 फरवरी 2020 को कार्य आदेश करके इस बदनावर के किसान की खुशहाली के लिए, बदनावर की जनता की खुशहाली के लिए बदनावर नर्मदा माइक्रो सिंचाई योजना की स्वीकृति की है। इससे बदनावर क्षेत्र की जनता की तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी और बदनावर क्षेत्र का विकास होगा। इस भावना को लेकर के मां नर्मदा का जल आ रहा है, उसके स्वागत, वंदन, आस्था के प्रतीक आज हम सब लोगों ने कलश यात्रा नागदा से निकाली है। साथ ही साथ 21,000 कार्ड भी बदनावर क्षेत्र की जनता माननीय कमलनाथ जी को आभार व्यक्त करेगी और 101 गांव से आभार के कार्ड आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी बदनावर नगर से की जाएगी। धन्यवाद। प्रताप ग्रेवाल, विधायक सरदारपुर। बेटमा के कटकटपुरा मोहल्ला में विद्युत विभाग की लापरवाही से चालू किए गए काम में लाइन पोल गिर गया, जिसके कारण मकान की खिड़की टूट गई, जो बड़ा हादसा होते होते बच गया। सिलाई मशीन चलाती एक महिला हादसे की चपेट में आने से बच गई। यह पोल पिछले दिनों तिरछा हो गया था और गिरने की स्थिति में था। इसके आवेदन पहले विद्युत विभाग बेटमा में दे चुके थे, लेकिन विद्युत विभाग ने इस मामले की ओर ध्यान ही नहीं दिया। देपालपुर से विनोद जाधव की रिपोर्ट। मेठवाड़ा, इंदौर, अहमदाबाद टोल टैक्स कंपनी के मैनेजर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस पर देपालपुर के तहसील बजरंग बहादुर के मार्गदर्शन में बेटमा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने करनी सेना इंदौर जिला अध्यक्ष ऋषिराज को टोल नाके पर से गिरफ्तार किया और वहां से बेटमा थाने ले गए। ऋषिराज ने कहा, मेरा क्या गुनाह है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इसी बात पर बेटमा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने पूरी टीम के साथ कहा कि तुम्हारे कारण पिछले 3 दिन पहले 1 घंटे तक टोल फ्री रहा और कई वाहन गुजर गए। इस कारण सरकार कार में आपके द्वारा बाधा हुई है, इसलिए आप पर कार्रवाई की जा रही है। करनी सेना ने किसानों के हित में बात कही और कहा कि टोल टैक्स के आसपास कम से कम 5 किलोमीटर के गांव वालों के वाहनों का टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए और गांव के युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि किसान के लड़के पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। और टोल नाके वाले ने मेटवाड़ा गांव वालों को छोड़कर आसपास के कई लोगों को वहां नौकरी पर रखा हुआ है और किसान को एक दिन में कई बार अपने खेतों पर जाना पड़ता है और उन्हीं किसानों के खेत पर ही टोल नाका बना हुआ है। उन्होंने वादा किया है कि 11 तारीख के दिन जो टोल के मैनेजमेंट है और जो ऑनर है उनको बुलाया जाएगा और हमारी मांगों को उनके सम्मुख रखा जाएगा। और वो उन्होंने आश्वस्त विश्वास दिलवाया हम लोगों को कि 11 तारीख के दिन जो 20 किलोमीटर की हमने मांग की है, जो भी टोल नियम अंतर्गत आएगा वो उसको किया जाएगा, 20 किलोमीटर की मांग मानी जाएगी।
ठीक है, सवाल करना है कुछ राहुल जी? MPRDC अगर आपका ये बात नहीं मानती फिर आपका आगे क्या प्रदर्शन रहेगा? अगर MPRDC में हमारी ये बात नहीं मानी है तो मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि टोल तोड़ दिया जाएगा, फिर इस टोल कहीं हर व्यक्ति के लिए फ्री रहेगा। फिर जिसको जो करना हो कर ले, लेकिन हम कहीं भी किसी भी किसान के ऊपर अत्याचार सहन नहीं करेंगे, आम आदमी के ऊपर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। आज 130 रुपये का टोल है कि 10-20 रुपये का टोल होता तो एक बार सोचा जाता, लेकिन करनी सेना कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार सहन नहीं करेगी। टोल हमारी मांग नहीं मानता है। जिन लोगों की ज़मीन गई है उनको अगर ये नौकरी नहीं देते हैं और ये लाइट वाला जो सिस्टम इनका ये बंद नहीं करते हैं तो इस टोल को तोड़ दिया जाएगा। फिर जो भी मुकदमा दायर होगा उसके लिए करने से तैयार है। प्रशासन के द्वारा आप पर झूठी कार्रवाई की गई, उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब को बोल दिया गया है, SDM साहब के संज्ञान में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आपके खिलाफ कार्रवाई की गई है उसकी हम जाँच कराएंगे और अगर जो अधिकारी उसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और पद बता दीजिए। ऋषिराज सिंह सिसोदिया, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत कांडी सेना इंदौर। रतलाम के पास गांव गोपालपुरा में अवैध शराब पकड़ने गए 2 आरक्षक सिविल ड्रेस में आए, जिसके बाद महिला ने पुलिस को घर में बंदी बनाकर मारपीट की और उनका वीडियो बनाया। साथ ही महिलाओं ने 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की है कि वे आए दिन गांव के ग्रामीणों को डराते धमकाते हैं और अवैध वसूली करते हैं। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद SP गौरव तिवारी ने बताया कि गांव गोपालपुर में कई बार अवैध शराब के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस तरह पुलिस की गुंडागर्दी गलत है। इस मामले पर कार्रवाई की गई है। रतलाम से नवीन चाक की रिपोर्ट। बद्दी भाई क्या हुआ था कल रात को? सर 2 जन आए थे, पहले तो पुलिस वाले शादी ड्रेस में कि क्या लेना आया कि दारू ढूंढने आया। हमने किधर करनी है दारू, यहाँ निकल आए नहीं मुझे तो वे जबरदस्ती करी ने ना अंदर घुस गया। गई अंदर घुस गया ने फिर होदे बना दारू नहीं ना आके ठेला ठेली तो क्या बर्तन तो क्या नहीं मिलियो ने फिर बाद में 3-4 जना फिर आया तो 6 जना भैया 6 जना भैया भी फिर दारू ढूंढियो नहीं मिलियो, बर्तन फेंका में फेंकिया। फिर हमें कहते बर्तन में मत फेंको, हमारे बर्तन में रोटा पानी कराना है, बर्तन फेंकी दो काय थी करांगा भागी जाएगा टूटी जाएगा यूँ। तो वो बोले कि दारू ढूंढ रहे हम तो, यो कर रहे हम तो, वो कर रहे हम तो बर्तन फेंकने लगे। तो हमने मना बोला तो वो नहीं माने, फिर हमने मारे उसको मार कूट करी, फिर बिठाए। वो शादी ड्रेस में आया, वर्दी में आता हम समझ तक पुलिस वाले है कुछ नहीं बोलते। अभी शादी ड्रेस में आया, हमने मारा, वो फिर मार कूट कर चले गया। फिर आया उनके का पैसा दो काय का पैसा दो। हाँ पैसा दो हमको 6-7 हज़ार रुपया सी हमारे पैसा दो। दारू निकल रहा है बेसी रहा, पैसा दो तब दारू तो निकाला नहीं बेचा नहीं तो कहाँ से दे दा पैसा? कौन थे लोग? पुलिस वाले। आपको कैसे पता चला कि पुलिस वाले शादी वर्दी में आए थे? शादी वर्दी में आया था। फिर आपको कैसे पता चला कि पुलिस वाले ही हैं? उन्होंने बोला वो पहले आए थे शादी ड्रेस में और बाद में आए वो ये कपड़े पहन के आए थे। क्या हुआ, कैसे पता चला? वो पहले आए थे, पहले 2-3-4 दिन 2-3 बार 6-7 बार आ गया पहले। हाँ 6-7 बार आ गया वे। तो वो पहले ने पैसा नहीं था, फिर वो रात में आया तो रात में कहीं पैसा में आ ही रहा। वो शादी ड्रेस में कौन पैसा नहीं, रात में कौन पैसा नहीं। फिर बाद में आए तो हाँ ड्रेस में आए मांग क्या अभी? हाँ सही फैसला करें। कल गाँव नेपाल में कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिसकर्मियों को महिलाएं कुछ मार के पीटते दिख रही है, क्या मामला है? इसमें बताना चाहूँगा कि कल ग्राम देपालपुर जो थाना गोपालपुर जो कि थाना आईए रतलाम का ग्राम है, यहाँ पर पुलिस वाले 2 पुलिस वाले हैं जिनका नाम एक अमित और हेमंत करके 2 पुलिस वाले हैं जो सिविल ड्रेस में वहाँ ग्रामीणों के साथ बहस करते हुए देखे गए हैं। इसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी से पता करते उनका कहना है कि ऐसा सच कोई जानकारी दिए बगैर वरिष्ठ अधिकारियों को बिना जानकारी दिए बगैर ये दोनों वहाँ गए थे, और चूँकि वो यूनिफॉर्म में भी नहीं है तो ये जरूर इनका संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करता है। इसको देखते हुए इन दोनों ही आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच DSP AJK1 को दिया है। जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ महिलाएं और ग्रामीण भी आप लोगों से मिले थे, उनका कहना था कि ये आए दिन ये पुलिसकर्मी पहले भी अवैध शराब बेचने के नाम पर पैसा वसूली। इस तरह की शिकायतें मेरे से नहीं किया है। उनका कहना था कि साहब ये पुलिस वाले हैं जो आए दिन आकर रेड करते हैं,
इस समय मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उस गांव के, उनमें कई लोगों के खिलाफ कई सारे अवैध शराब की बिक्री के और तस्करी के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। कुछ लोगों का जिला बदर में पेश किया गया है। उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है कि जब भी रेड होगा आगे, इसमें पुलिस कोई परेशान नहीं करेगी, लेकिन रेड करेंगे हम लोग, और जब तक ये अवैध गतिविधियों को नहीं छोड़ेंगे लोग। लेकिन जो पुलिस इस तरह सिविल में जाकर डराना धमकाना कर रही है वो ज़रूर गलत है। उसमें जो भी पुलिस वाले शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।